हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और मेरा चैनल है भोपाली.in। और आज मैं आया हूं संजय धस्माना जी के यहाँ, जो कि क्रिएटिव हेड और सीईओ हैं संवाद के। तो आज हम बातें करेंगे, जैसे कि चैनल का मोटो है, वेर इन वी आर जस्ट टॉकिंग विद पीपल विद वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ, कि जो नॉर्मल जॉब्स हैं और जो नॉर्मल डे टू डे बिजनेसेस हैं, सबको मालूम है उसके बारे में कि एक्चुअली व्हाट इट टेक्स टू रन बहुत हाई लेवल पे। लेकिन यहाँ पे अपन ये जानेंगे कि एक क्रिएटिव एजेंसी और एक क्रिएटिव स्टूडियो के पीछे जो दिमाग है, जो एक्चुअल प्रोसेसिंग है और डे इन लाइफ है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज हम जानेंगे संजय धस्माना जी के यहाँ से। तो सर, अगर आप चालू करें इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, आपका नाम, आपकी कंपनी और डिटेल्स। जैसा कि नाम तो आपने बता दिया है और इस बार आपने लकीली बहुत अच्छे से स्पेल भी किया है। मेरा नाम संजय धस्माना है। हालांकि कई लोग इसको घमासान, धमाकान, धमकाना और दुनिया भर के तरीके से करते हैं, पर ठीक है, सबका अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है। मैं मूल रूप से दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA हूँ, 94 बैच का पास आउट हूँ। और उसके बाद से जो मेरा 26 साल का लगभग कैरियर रहा है, 27 साल का, उसमें से 25 साल मेरे मीडिया और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में रहे हैं। इन 25 सालों में मैंने रीजनल और नेशनल न्यूज़पेपर्स के साथ में काम किया है, टेलीविज़न चैनल्स के साथ में काम किया है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में काम किया है, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, इन सब में। और जो नेशनली नॉन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं उनके साथ भी मैंने काम किया है। और अब मेरा अपना क्रिएटिव स्टूडियो है जो मैं भोपाल से रन करता हूँ। हालांकि मेरे जो क्लाइंट हैं वो भोपाल के बाहर और मध्य प्रदेश के बाहर भी कुछ क्लाइंट हैं। अच्छा, ओके। तो अब अपन नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। इसमें आप अपने काम के बारे में बताइए कि जैसे हिस्ट्री चालू करते हैं अपन, हिस्ट्री से जैसे कैसे चालू हुई, आपने कैसे चालू किया, और एक्चुअली ये वर्क होता क्या है। मतलब जब जब अपन बात करते हैं एक क्रिएटिव हेड की और सीईओ की, तो मतलब ये काम कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि कब से आपने चालू किया, कैसे चालू किया, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ गया था लाइन में। हालांकि मेरा क्रिएटिव इंस्टिंक्ट बचपन से था। मैं पहले स्केचेस करता था, पेंटिंग्स कुछ करता था, बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पर नहीं करता था, लेकिन शौक मेरा हमेशा था। दूसरा, एक जो मुझे शुरू से जो मेरी आदत रही है या मेरे स्वभाव में रहा है कि हम जब भी दोस्तों के साथ या किसी के साथ बैठ के एक इनफॉर्मल बातचीत करते थे, तो शब्दों को ट्विस्ट करने का मुझे बड़ा शौक था कि मैं शब्दों को ट्विस्ट करके उनके डिफरेंट मीनिंग निकालने की कोशिश करता था। ये मेरा शुरू से शौक था। और कोई भी जब डिज़ाइन या कोई भी क्रिएचर में देखता था तो उसमें अपने इनपुट डालने की कोशिश करता था और ये सोचता था कि मेरे हिसाब से अगर ये ऐसे होता तो शायद बेटर होता। पर चूंकि उस समय मैं मीडिया के प्रोफेशन में था, मार्केटिंग में था, तो इसलिए वो शौकिया तौर पे करता। लेकिन हुआ ये कि सब जगह से घूमने फिरने के बाद मेरा जब भोपाल ट्रांसफ़र हुआ और उसी दौरान मेरी बेटी का जब स्कूल जाना शुरू हुआ और जब उसका स्कूल में एडमिशन हो गया, तो फिर जब ट्रांसफ़र अगली बार हुआ तो फिर ये तय किया गया कि अब बच्चों की एजुकेशन के साथ में थोड़ा सा जगह जगह भटकना संभव नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे या तो कोई दूसरा जॉब भोपाल में ले लेना चाहिए या फिर मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं लंबे समय तक एटलीस्ट स्टेशन ही आ रहा हूँ, मैं घूमूँ कहीं भी, मेरी फैमिली यहाँ रह सके। तो बहुत सोच विचार के साथ अपने दोस्त जो थे, जो मुझे जानते थे, उन्होंने भी ये सलाह दी और मुझे भी लगा कि क्यों ना मैं एडवर्टाइजिंग में शिफ्ट हो जाऊँ। हालांकि एडवर्टाइजिंग और मीडिया कोई दोनों बहुत अलग फील्ड नहीं है, लेकिन दोनों की अप्रोच, काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हम जो डिज़ाइनिंग या विज्ञापन का काम करते हैं वो फाइनल आउटपुट जो है वो न्यूज़पेपर में ही जाता है, टेलीविज़न में, रेडियो में ही जाता है। तो मीडिया की चूंकि मुझे अच्छी समझ थी, मार्केटिंग का मेरा बैकग्राउंड था, कंज्यूमर में समझता था और डिज़ाइनिंग और नई चीज़ें क्रिएट करना मेरा एक शौक था। तो इन सब चीज़ों से मुझे लगा कि मुझे एक रिस्क लेना चाहिए और शायद मैं उसमें अच्छा कर पाऊंगा। तो 2003 वो साल था जब मैंने अब हिंदुस्तान टाइम्स में मेरा लास्ट मीडिया का जॉब था, उसको छोड़ के और फिर मैंने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू की। अच्छा, ठीक है। तो अब जैसे कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, तो इसमें एक मैं बिजनेस साइड समझने जा रहा हूँ तो कि सबके लिए कि इनपुट क्या होता है इसमें और आउटपुट कहाँ जाता है, किस किस तरीके से जाता है, कहाँ से आप इनपुट लेते हैं, फिर वो पूरा एक कंप्लीट बिजनेस साइकिल, फिर आप वो सोच कैसे अप्लाई करते हैं और एंड ऑफ डे रिजल्ट क्या आता है, ऐसा अगर वो आप एक्सप्लेन
देखिए विज्ञापन जो है या एडवर्टाइजिंग जो है, ये बहुत ही टेक्निकल फील्ड है। मतलब इसमें आप ऐसा नहीं सोच सकते कि कोई भी डिजाइन आपने दिया, वो डिजाइन किसी भी मीडिया में गया या कोई भी आपने टेलीविजन रेडियो का ऐड बनाया और वो एयर हो गया वहां पे और काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आप शुरू से देखें तो एक क्लाइंट है, उस क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट सेल करना है और उस सेल करने के लिए उसको उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, लोगों को उसको नीड बताने की जरूरत है और लोगों को उसको ये महसूस कराने की जरूरत है कि आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत है और ये प्रोडक्ट दूसरे जो उस प्रोडक्ट के कैटेगरी में कंपटीटर हैं उनसे कैसे बेहतर है। ये एक मिला जुला सारी चीजों का टास्क है जो टास्क एडवर्टाइजिंग डिजाइनिंग में और एडवर्टाइजिंग प्लानिंग में आपको करना होता है हमेशा। तो ये इसके लिए आपको एक तो मार्केट की समझ चाहिए, आपको मार्केटिंग की समझ चाहिए, आपको जो कंज्यूमर होने वाला है इस प्रोडक्ट का या ऑलरेडी है उसकी आपको समझ होना चाहिए। आपको ये समझ होना चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट का डिसीजन कोई भी व्यक्ति लेता कैसे है। उसके पास 4 प्रोडक्ट है, 40 प्रोडक्ट है, उसमें से एक उसे चुनना है तो वो कैसे चुनता है ये आपको मालूम होना चाहिए। उस किसी भी कंज्यूमर का किसी भी प्रोडक्ट से लगाव कैसे होता है, वो बाइंग प्रोसेस उसकी होती क्या है, ये अगर आप समझ लेंगे तो आपके पास एक ब्रीफ तैयार मिलेगी और आपको अपना गोल क्लियर मिलेगा कि मुझे करना ये है। और जब आपका गोल क्लियर हो जाता है तो फिर उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको क्या रास्ता है, आपको डिजाइनिंग कैसी करनी है, आपको अगर आप रेडियो के लिए या टीवी के लिए कर रहे हैं तो आपको शूट कैसा करना है, उसमें जो आप कैरेक्टर ले रहे हैं क्या वो कैरेक्टर आपके कंज्यूमर से कनेक्ट हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कलर आप कौन सा ले रहे हैं, थीम आप क्या ले रहे हैं, अपील आप क्या ले रहे हैं, ये बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जिनको आपको सारी चीजों को इकट्ठे सोच के और एक प्लेटफॉर्म पे लाना होता है और फिर इसको आपको एक आउटपुट के रूप में तैयार करना होता है। ये सोच है। अभी इसमें प्रोडक्शन की बात अपन ने कही, ये सिर्फ एक सोच है ना। तो जब आप ये सारी चीजें एक रूट पे ले आते हैं, सारी चीजें प्लान कर लेते हैं और आपको लगता है कि एक ऐसा कम्युनिकेशन तैयार हो गया है जो मेरा जो कंज्यूमर है या जो टारगेट ऑडियंस है जिसके लिए मैंने कम्युनिकेशन तैयार किया है वो इसको देखेगा और इसके साथ इंगेज होगा और इसमें जो मैसेज दिया है वो रिसीव कर लेगा। क्योंकि आप कोई भी मैसेज देना और रिसीव करने के बीच की प्रोसेस है, वो आपको समझनी जरूरी है। तो वो मैसेज आप जो दे रहे हैं वो रिसीवेबल है कि नहीं उस टारगेट ऑडियंस के लिए, ये आपको समझना जरूरी है। तो आप वहां तक जाते हैं, कई केसेस में आप उसकी पहले टेस्टिंग भी करते हैं, रिसर्च करते हैं, मैसेज तैयार कर लेते हैं, उसकी एक रॉ टेस्टिंग करते हैं, उसमें से आप डाटा निकालते हैं, फिर जो कमियां आपको लगती हैं वो इम्प्रूव करते हैं। तो फाइनली आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंचते हैं जहां आपको खुद ये लगने लगता है, आपकी टीम को लगने लगता है कि हाँ ये मैसेज जो है ये मैसेज क्लियर है और इजी है और इसको बहुत आसानी से रिसीव किया जा सकता है और इसको रिसीव करने के बाद में मेरा जो टारगेट ऑडियंस है कंज्यूमर वो इस तरह से रिएक्ट करके इस प्रोडक्ट को यूज करेगा। ये पूरी की पूरी प्लानिंग उस प्रोसेस में होती है। तो ये तो एक थॉट प्रोसेस और प्लानिंग की बात, लेकिन जैसे कि स्टेप्स क्या हैं, एक्चुअल फिजिकल स्टेप्स क्या हैं, जैसे कि आप क्या करते हैं, जैसे कि कोई जैसे आप मैं ये भी चाहूँगा कि आप बताएं आपके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं अगर आप शेयर करना चाहें तो, और फिर जैसे कि एक कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेके कि ये वाला क्लाइंट आया था, इसको ये चाहिए था और ऐसा इसके स्टेप्स है, फिर हम लोग ने ये किया, उसके बाद फाइनली उसको ये मीडिया का या तो मतलब मैंने ये क्रिएटर्स बना के दिए या तो ये एडवर्टाइजमेंट बना के दिया, ऐसे कुछ अगर आप एक्सप्लेन कर सकें तो। देखिए अलग अलग तरह की मीडिया में प्रोडक्शन जो होता है वो डिफरेंट तरीके से होता है क्योंकि आउटपुट चैनल अलग अलग है। अगर आप न्यूज़पेपर या मैगजीन की बात करते हैं तो उसमें आपको एक प्रिंट का ऐड दिखता है, तो उस प्रिंट ऐड में आपको सिर्फ एक लेआउट चाहिए, लेआउट में एक मॉडल चाहिए, आपका मैसेज चाहिए, प्रोडक्ट की फोटो चाहिए और जो मैसेज आपको देना है वो मैसेज आप उन सबको मिला के कैसे दे सकते हैं आपको देना है। टेलीविजन की अगर आप बात करेंगे तो आपको स्क्रिप्ट चाहिए, पहले तो स्क्रिप्ट जब होगी तो उसमें फिर आपको मॉडल चाहिए जो उसमें अपना रोल निभाएंगे, है ना। उसके बाद में आपको उसको प्रोडक्ट को कैसे उसमें इन्वॉल्व करना है, वो स्टोरी में आपको डालना पड़ेगा जिसमें प्रोडक्ट भी आपका आ सके या जो भी सर्विस आप दे रहे हैं वो आ सके, है ना। उसके बाद में आपको उस पूरे जो भी आप 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड या 50 सेकंड का जो भी आप टेलीविजन का कमर्शियल बनाएंगे आपको पूरा का पूरा एंगेजिंग रखना होगा सारा का सारा, कि ऐसा ना हो कि किसी भी पार्ट पे आके या किसी भी समय पे आके आपका वो एंगेजिंग ना रहे। और आजकल तो सबके पास चूंकि रिमोट है टेलीविजन पे और ओटीटी में, तो आजकल आप देखते हैं मोबाइल पे और लैपटॉप पे या पीसी पे अगर आप देखते हैं कोई भी चीज
तो फट से आपने 1 सेकंड में आप बदल देते हैं उसको। हाँ, तो आपके पास ये चैलेंज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या ओटीटी में, डिजिटल मीडिया में सबसे ज्यादा है कि आप उसको पूरे समय तक इंगेज रखें। तो ये आपको हमेशा सोचना पड़ता है कि आपको एक तो इंटरेस्टिंग बनाना है सबसे पहला, दूसरा आपको एंगेज रखना है हमेशा, तीसरा आपको प्रोडक्ट की पूरी डिटेलिंग करनी है, और चौथा आपको ये काम करना है कि जो मैसेज आप उस प्रोडक्ट के बारे में दे रहे हैं वो पॉजिटिवली कन्वे हो जाए, आपका मैसेज सारा का सारा। ये सारी चीजें करनी पड़ती है। तो इसमें हर मीडिया में अलग अलग है। अब जैसे प्रिंट की अगर आप बात लें, प्रिंट में अगर एजेंसी के पास कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आपको मान लें कि आपको न्यूज़पेपर का एक ऐड तैयार करना है, तो न्यूज़पेपर के ऐड के तैयार करने के लिए उस ऐड से आपका क्लाइंट क्या चाहता है, क्या वो बेचना चाहता है अपना प्रोडक्ट, क्या वो अपनी ब्रांड इमेज तैयार करना चाहता है, क्या कोई और उसका ऑब्जेक्टिव है। तो पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव समझना है। जब आपने ऑब्जेक्टिव समझ लिया तो ऑब्जेक्टिव समझने के बाद आप एक प्लान तैयार करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्टिव है इसके लिए कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या रहेगी और आपका जो आइडिया है या आपका जो मैसेज है वो कैसे कन्वे होगा पूरा, है ना। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कई सेलिब्रिटी भी आपको कई ऐड में नजर आते हैं, तो हम कई बार अपनी बात को या अपनी मैसेज को कहने के लिए एक सेलिब्रिटी का भी यूज करते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी के एक सर्टेन फॉलोअर होते हैं जो वो हर चीज करना चाहते हैं जो उनका सेलिब्रिटी करता है, जिसके वो फैन होते हैं। तो इसलिए हमारे लिए इजीएस्ट वे ये रहता है कि हम वो सेलिब्रिटी ले लें, तो उसके जितने भी फॉलोअर हैं वो कहेंगे कि अगर मेरा सेलिब्रिटी ये प्रोडक्ट इंडोर्स कर रहा है इसका मतलब मुझे भी करना चाहिए क्योंकि उसके फैन है। तो ये भी एक तरीका है बीच में, है ना। लेकिन एंड ऑफ द डे आप अपने प्रोडक्ट को कितने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, कितने अच्छे तरीके से आप उसका यूज बता पाते हैं और कितने अच्छे तरीके से आपका जो मैसेज है उसके बारे में वो एक डिजायर क्रिएट कर पाते हैं टारगेट ऑडियंस में कि नहीं मेरे को तो ये प्रोडक्ट अब खरीदना ही चाहिए। ये पूरी प्रोसेस है। तो मेरे पास जब या किसी के पास भी एजेंसी के पास जब ब्रीफ आती है प्रिंट को लेके, तो हम उसमें ये देखते हैं कि हम उसमें मॉडल कौन सा ले सकते हैं, हम जो मैसेज है हमारा उसके लिए कॉपी राइटिंग हमको करनी पड़ती है। एक तो टैगलाइन आपकी क्या रहेगी, क्योंकि आपको पूरा मैटर तो कभी याद नहीं रहता, आपको टाइटल याद रहता है हमेशा। तो आप देखेंगे कि किसी भी प्रिंट एड में एक बड़ी टैगलाइन होती है बड़े बोल्ड अक्षर में, जो छोटी एक लाइन आधी लाइन या 2 शब्दों की होती है, और उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन होता है, रिलेटेड एक फोटो लगी होती है, चाहे उसमें कोई एक्शन हो रहा हो, चाहे आपका कोई प्रोडक्ट हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी उसमें हो जो एंडोर्स करता हुआ मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको उस लेआउट के अंदर कैसे आनी है, कहाँ कौन सी चीज आनी है, वो सारी आपको सेट करनी पड़ती है, क्योंकि आई बॉल्स का लैंड होने का और उसके बाद ट्रेवल करने का एक साइंस है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मुझे आई बॉल कहाँ लैंड करानी है सबसे पहले। अच्छा। और जहां आपकी आई बॉल लैंड होगी वो आपका मेन कम्युनिकेशन, वो आपको अट्रैक्ट करेगा, वो आपको रोक के रखेगा, और वहां से अगर आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो फिर आप धीरे धीरे ट्रैवल करते हुए पूरा कम्युनिकेशन पढ़ते हुए और फिर आप एंड तक आ जाएंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि आई बॉल लैंड कहाँ करानी है, उसको ट्रैवल कहाँ से करा के और फिर फाइनल आपके मैसेज तक या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वहां तक कैसे ले जाना है। और एक उसमें कलर क्या होने चाहिए, अगर आप यूथ के लिए बात कर रहे हैं तो आपको हॉट कलर लगेंगे, रेड लगेगा, ब्लैक लगेगा, दूसरे हॉट कलर लगेंगे। अगर आप महिलाओं के लिए कोई प्रोडक्ट है उसके लिए आपको सॉफ्ट कलर लगेंगे, आपको पिंक लगेगा, लाइट पिंक लगेगा, आपको क्रीम कलर का कोई लाइट शेड लगेगा, पेस्टल कलर। तो आपको ये देखना है, बच्चों के लिए अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही आपको बीबीचिंग जो फ्लोरोसेंट टाइप की कलर है वो भी आप उसमें यूज कर सकते हैं, उसी तरह का कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं, है ना। उससे क्या होगा कि जैसे मेरे जो इंटरेस्ट होता है वो मेरे अपने एज ग्रुप के लोग होते हैं, तो जब भी मैं उसको देखूंगा और मेरी एज ग्रुप का कोई मॉडल उसमें लगा है तो मैं फट से उसको देखूंगा और कोशिश करूंगा कि यार ये चीज मेरे लिए हो सकती है, मेरे मतलब का कोई चीज है ना। उसमें कोई बच्चा दिखेगा तो शायद मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को लेके हम एक लेआउट तैयार करते हैं। लेआउट में हम ये देखते हैं कि क्या हम प्रॉपर आई कैचिंग है, वो आई कैचिंग होने के बाद क्या हमारा आइडिया शेयर करने के लिए वो पूरी प्रोसेस फॉलो हो रही है, और वो पूरी प्रोसेस फॉलो होने के बाद इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, ये कंज्यूमर इस पर रिएक्ट कैसे करेगा, ये हम पूरा का पूरा स्टडी करते हैं। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तब हम या तो क्लाइंट के पास जाते हैं उसको अप्रूव कराने के लिए, और कई बार क्लाइंट आपको प्रायर अथॉरिटी दे के रखता है तो आप वो मीडिया में उसको रिलीज कर देते हैं। तो आप एक न्यूज़पेपर है उसके पास जाते हैं, उनके एक सर्टेन रेट है साइजेस के, उस जो भी साइज आपने तैयार किया है वो आप बुकिंग करते हैं। बुकिंग करने के बाद एक सर्टेन डेट में वो जिस भी पेज पे आप चाहते हैं उस पेज पे वो अपीयर हो जाता है आपका। इसी तरह से हर मीडिया की अपनी अलग अलग प्रोसेस है। तो आप अपने क्लाइंट्स के कुछ बारे में बताना चाहेंगे, कोई क्लाइंट्स के नाम जो शेयर करना चाहेंगे?
क्लाइंट तो ऐसा शेयर करने लायक मतलब मुझे नहीं लगता कि शेयर करना चाहिए। अच्छा, ठीक पर है। मेरे पास डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट क्लाइंट हैं। अच्छा। रियल एस्टेट पे मैंने बहुत सारा काम किया है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे मैंने काम किया है, एफएमसीजी प्रोडक्ट पे मैंने काम किया है, लाइफस्टाइल पे मैंने बहुत काम किया है, एजुकेशन पे काफ़ी सारा काम किया है। मुझे शायद ही कोई ऐसी फील्ड आईटी प्रोडक्ट पे काम किया है। तो किसी भी प्रोडक्ट पे आप किसी में भी काम कर लें, इसमें कोई बहुत चैलेंज नहीं है आपके पास। अगर आप बिजनेस को समझते हैं, एडवर्टाइजिंग की प्रोसेस को समझते हैं, तो किसी भी कैटेगरी का कोई भी क्लाइंट हो आप उसके लिए काम कर सकते हैं। अच्छा, है ना, इसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा। आपको केवल ऑब्जेक्टिव समझना है क्लाइंट का, आपको उस प्रोसेस में अंदर तक जाना है और उस मैसेज को तैयार करना है और मैसेज कैसे डिलीवर होगा, क्या चैनल उसमें लगेगा, कौन सा मीडिया प्लेटफॉर्म आपको लेना है, ये सारी जानकारी अगर आपको है तो आप किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेक्शन है जिसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या चाहिए बेयर मिनिमम टू गेट इनटू दिस बिजनेस, कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कितनी बड़ी टीम चाहिए, कितने लोग चाहिए, ताकि मतलब ये बिजनेस चालू कर सके, और क्या बैरियर है, मतलब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या इंसान को आना चाहिए ऐसा, मतलब इस बिजनेस को रन करने के लिए कितने लोग, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, और कैसी टीम, किस टाइप के लोग, ऐसा। अगर आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी की बात कर रहे हैं हाँ, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी तो कम से कम एक व्यक्ति से भी शुरू हो सकती है। अच्छा। कोई भी एक व्यक्ति जो एडवर्टाइजिंग की प्रोसेस पूरी समझता है वो कभी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू कर सकता है। सारी चीजें इसमें आउटसोर्स भी हो सकती है, आप टीम रख के भी काम करा सकते हैं। तो आप वन मैन आर्मी भी आपकी है, आप क्योंकि कोई भी एजेंसी शायद ही ऐसी हो दुनिया में जो सारे के सारे काम खुद करती है। बड़ी भी एजेंसी जो है वो प्रोडक्शन किसी और से कराती है, एडिटिंग किसी और से कराती है, कॉपीराइटर उनका कहीं और होता है ना। तो ये सब अलग अलग काम करते हैं। तो ये एक मिला जुला काम है टीम का। डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट का साइज क्या है, आपकी नीड क्या है, उसके हिसाब से आपका टीम का साइज बढ़ता जाता है। न्यूज़पेपर के लिए अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि आइडियल साइज जो रीजनल मार्केट जिनमें हम बात कर रहे हैं, भोपाल में बैठ के बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 5 से 7 लोगों की अगर आपके पास एक टीम है जिसमें 1-2 क्रिएटिव के लोग हैं, 1-2 कॉपीराइटिंग के लोग हैं, आपके पास एक जो मीडिया हैंडल करता है वो व्यक्ति है, इस तरह के अगर 3-4 लोगों की टीम है आपके पास, तो आप 5 से 7 लोगों की टीम एक अच्छा काम आपका कर सकती है और कम से कम 25 से 50 क्लाइंट आप इस टीम के साथ में हैंडल कर सकते हैं। आप जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा आपका क्लाइंट साइज बढ़ेगा। क्लाइंट का साइज जो है, अब जैसे आप पेप्सी की बात करें मान लो, या जो इंटरनेशनल बड़े क्लाइंट है उनकी बात करें, तो उनके लिए फिर आपको एक बड़ी टीम लगती है प्रोफेशनल, क्योंकि आप कॉपी भी लिखाएंगे तो कॉपी भी लिखाने के लिए आपको कम से कम 20 लोग चाहिए। आप 20 लोगों को इकट्ठे ब्रीफ देंगे, उन 20 लोगों की ब्रीफ में से फिर आपको ये एक चुनेंगे या 2 की निकाल के फिर उसको मर्ज करके एक तीसरी नई ब्रीफ करेंगे। अलग अलग लोगों से आप अलग अलग काम कराते हैं क्योंकि उनके पास बजट ज्यादा हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि क्लाइंट का बजट कितना है, जितना क्लाइंट का बड़ा बजट उतनी आपकी एजेंसी का साइज बढ़ा, उसी हिसाब से क्लाइंट अपनी एजेंसी भी चुनता है। पर एक जो बात सबसे इस बिजनेस में जो आपने मूल मंत्र जो है कि आपको क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है, आपको कम्युनिकेशन मैनेजमेंट समझना बहुत जरूरी है और उसको कहाँ अप्लाई करना है, कितनी मात्रा में अप्लाई करना है, कब करना है, इसकी समझ अगर आपको है तो बाकी कोई बैरियर इसमें नहीं है। बाकी सब चीजें आप आउटसोर्स कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपकी जो टीम साइज है जो आपके लिए काम करते हैं उसमें अलग अलग मतलब किसको क्या रोल डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि कौन क्या करता है? देखिए जैसे अगर आप मेरी क्रिएटिव स्टूडियो की बात करें, हम लोग मीडिया में रिलीज नहीं करते हैं। हम लोग केवल डिजाइन करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं और हम सारे मीडिया में करते हैं। हम आपका प्रिंट के लिए भी करते हैं, हम आपका रेडियो के लिए भी करते हैं, हम टेलीविजन के लिए भी करते हैं, हम डिजिटल के लिए भी करते हैं, हम इवेंट के लिए भी करते हैं, हम कोई भी दूसरा मीडियम हो, हर मीडियम के लिए कम्युनिकेशन जो है वो तैयार करते हैं पूरा। तो अगर आप मेरी टीम की बात करेंगे तो जैसे मेरे पास एक 12-13 लोगों की टीम है ना। उस 12-13 लोगों की टीम में मेरे पास जो सबसे पहला काम है वो काम ये है कि मेरा टीम मेंबर जो क्लाइंट से कांटेक्ट करता है, जिसको अपन बिजनेस डेवलपमेंट बोलते हैं, जो मार्केट में जाता है अपने बारे में बताता है और फिर क्लाइंट को अगर लगता है कि हाँ ये एजेंसी हमारे साथ काम कर सकती है तो वो हमको अपने साइन कर लेता है बिजनेस के लिए। तो 1 या 2 बंदे मेरे उस पे काम करते हैं जो बिजनेस डेवलपमेंट पे काम करते हैं और जब बिजनेस आपके पास आ जाता है पूरा का पूरा तो फिर जो क्लाइंट सर्विसिंग देखता है वो जो मेरा टीम मेंबर है वो पिक्चर में आता है। अब उसके बाद से एंड प्रोसेस तक उस क्लाइंट को उस टीम मेंबर को सर्विस देनी है जो क्लाइंट सर्विसिंग करता है। वो उससे कांटेक्ट करता है, उससे ब्रीफ लेता है पूरी की पूरी कि उसे चाहिए क्या, तो टाइम टू टाइम जब उसे कांटेक्ट करने की जरूरत होती है तब वो उससे कांटेक्ट करता है। जो भी
एजेंसी और क्लाइंट के बीच का पूरा कम्युनिकेशन है, वो क्लाइंट सर्विसिंग एग्जीक्यूटिव या मैनेजर जो भी है उसके थ्रू पूरा का पूरा कम्युनिकेशन होगा। जब मेरे पास पूरी ब्रीफ आ जाती है, क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग हमको मिल जाती है पूरी की पूरी, क्लाइंट क्या चाहता है, फिर हम हमारी जो पूरी की पूरी टीम होती है, जिसमें हमारा इवन अकाउंट्स तक का भी जो फाइनेंस का भी जो टीम मेंबर है उसको भी हम शामिल करते हैं और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उसमें एक आइडिया डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हमको ये ऑब्जेक्ट के साथ एडवर्टाइजिंग करनी है, तैयार करनी है, डिजाइन करना है। तो हम सारे के सारे लोग अपने अपने इनपुट उस पर देते हैं। उसमें मेरे क्रिएटिव की जो टीम है उसके जितने मेंबर हैं, चाहे वो ग्राफिक वाले हो, चाहे वो कॉपी राइटिंग के हो, वो सब आपस में बैठ के दिन भर उस पर डिस्कशन करते हैं या जो भी एक सर्टेन टाइम तक कि ये, और किसी नतीजे पे पहुंचते हैं और एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस तैयार करते हैं कि इस पंच लाइन को लेके चलेंगे, इस सेलिब्रिटी को लेके चलेंगे, इस मैसेज के इस तरीके को लेके चलेंगे, या जो जो भी उसमें प्लानिंग के एंड में जितनी चीजें वो सारी की सारी हम लेके चलेंगे और एक प्लानिंग हम वहाँ पूरी कर लेते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग को लेके। जब हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है तो हमको ये क्लियर हो जाता है कि हमको ग्राफिक क्या चाहिए, हमको सेलिब्रिटी कौन सा चाहिए, हमको कॉपी क्या चाहिए, तो अकॉर्डिंगली वो कॉपी राइटर के पास कॉपी लिखने के लिए चला जाता है ब्रीफ, ग्राफिक वाले के पास लेआउट बनाने के लिए चला जाता है, अगर कोई सेलिब्रिटी है तो सेलिब्रिटी मैनेजर है वो सेलिब्रिटी से कांटेक्ट करता है, या उसी फ्लेवर का कोई दूसरा सेलिब्रिटी हमको अगर मिलता है तो उससे वो कांटेक्ट करने की तैयारी करता है, उसका फोटो शूट होता है, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो उसको देखता है पूरा का पूरा। तो ये सारी चीजें जो हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारा जो फिर आर्ट डायरेक्टर है वो इन सारी चीजों को इकट्ठे एक जगह बैठ के और एक लेआउट के अंदर, अगर प्रिंट में है तो एक लेआउट के अंदर लेके आता है और एक लेआउट तैयार करता है। वो लेआउट फिर क्लाइंट के पास जाता है, क्लाइंट उसको अप्रूव करता है, कोई करेक्शन होते हैं या उसका कोई इनपुट होता है तो वो इनपुट लेके आता है। उस लेआउट को लेके या तो हम रिसर्च पे जाते हैं, मार्केट में रिसर्च करते हैं, एक सैंपल रिसर्च जिसको अपन बोलते हैं कि 50 लोगों से पूछ लिया, अलग अलग एज ग्रुप क्या जो भी आपको इनपुट उस पर ले लेते हैं कि ये कैसे कम्युनिकेशन काम कर रहा है, आपने देख के क्या समझते हैं प्रोडक्ट के बाद, वो सारी की सारी रिसर्च इनपुट लेके और फिर उसमें जो अपग्रेडेशन होते हैं वो अपग्रेड करके फाइनली और फिर एक फाइनल डिजाइन तैयार होता है जो हम मीडिया के साथ शेयर करते हैं, जो एक सर्टेन अमाउंट है जिसके बदले में किसी भी दिन किसी भी पेज पे जो आप अखबार पे देखते हैं जो डिजायर्ड पेज है उस पर आता है आपके पास। ये एक पूरी पूरी प्रोसेस है। तो इसमें 12 से 13 लोगों की जो मेरी टीम है वो पूरी पूरी काम करती है। अच्छा, तो इसके लिए जैसे कि आपकी जो टीम है, जो टीम मेंबर्स हैं, आप जैसे सिलेक्ट करते हैं उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए रहती है कि मतलब ये मीडिया से होना चाहिए या फिर इसने MBA किया, ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन है इस टीम को ज्वाइन करने के लिए या फिर इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए? इसमें जो अलग अलग टीम मेंबर हैं उनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। एक तो जो मेरा बिजनेस डेवलपमेंट का जो वर्टिकल है उसमें अगर किसी को काम करना है तो एक तो वो उसको मैनेजमेंट की और मार्केटिंग की समझ हो। ये बहुत जरूरी नहीं है कि वो MBA हो, लेकिन उसको मार्केटिंग समझता हो, कम्युनिकेशन स्किल्स उसका अच्छा होना चाहिए। दूसरा, लोगों से मिलने में उसको खुद मजा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो इंट्रोवर्ट है उसको सब कुछ आता है, मार्केटिंग समझती, सब कुछ समझती, लेकिन वो इंट्रोवर्ट है तो आप किसी काम करते हैं तो जो अच्छे से लोगों के साथ घुल मिल ले, लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप डेवलप कर ले और एक पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके चले, ये सबसे जरूरी है कि आप एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके चले। आप ट्रबल शूटिंग हो, आपको ट्रबल सामने देखे तो ऐसा नहीं कि आप घबरा जाए, आप उसको सॉल्व करने के लिए रेडी रहे। बेशक आपसे ना सॉल्व हो, आप दूसरा नंबर करें पर आप रेडी रहें उसमें। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमको बिजनेस डेवलपमेंट के लिए लगती है। उसके बाद में फिर जैसे क्रिएटिव में आते हैं तो जो ग्राफिक वाला है उसको सॉफ्टवेयर में का नॉलेज होना चाहिए, फोटोशॉप, कोरल, जो दूसरे सॉफ्टवेयर है। ये जैसे आपके कोर है जो क्रिएटिव जो एक्चुअली बनाते हैं तो उसको क्या क्या आना चाहिए? जैसे फोटोशॉप आना चाहिए, आपने बोला। अगर आप प्रिंट की बात करेंगे उसको फोटोशॉप आना चाहिए, उसको कोरल आना चाहिए, उसको इलस्ट्रेटर आना चाहिए और उसको दूसरे जो एक सॉफ्टवेयर है वो उसको आना चाहिए। और दूसरा, उसको लेआउटिंग का सेंस होना चाहिए, कलर का सेंस होना चाहिए, फॉन्ट कौन से लेने उसका सेंस होना चाहिए, ये बेसिक सेंस उसको होना चाहिए। तो अगर उसने 1, 2, 3 साल भी अच्छी किसी एजेंसी में काम किया है तो इतना आ जाता है उसको। बाकी क्या होता है कि क्रिएटिव में अंदर से आपके इंस्टिंक्ट होते हैं, उसमें कोई रूल नहीं है कि आप 3 साल जिसने काम किया वो ज्यादा अच्छा काम कर लेगा और 1 साल वाला नहीं कर पाएगा। आप क्रिएटिव इंस्टिंक्ट आपके अंदर है, आप एक कुछ डिफरेंट दे सकते हैं आपके दिमाग से, तो आप फ्रेशर भी कई बार बहुत अच्छा काम आपको कर सकते हैं। जो कॉपी राइटर हैं उनको भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। उनको कम शब्दों में अपना मैसेज डिलीवर करते आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है कॉपी राइटिंग के लिए। और उनको कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न का ध्यान होना चाहिए कि कोई भी कंज्यूमर या कोई भी आपका जो टारगेट ऑडियंस है जब उसके पास ये कम्युनिकेशन जाएगा तो वो उसको कैसे रिसीव करेगा और कैसे उस पर रिएक्ट करेगा।
ये नॉलेज उसको होना चाहिए। पर जैसे कि स्टिकिंग टू द कोर, जैसे कि जो क्रिएटिव डिजाइनर है उसको, जैसे कि आपने प्रिंट मीडिया की तो बात कर ली, और जो एक्चुअल वीडियो जो कंज्यूम करता है या फिर एडवर्टाइजमेंट थ्रू ओटीटी कंज्यूम करता है, उसको उसके लिए क्या स्किल्स होते हैं? देखिए उसमें स्किल तो सब में लगभग एक ही होते हैं, हाँ। क्योंकि सबको कम्युनिकेशन ही तैयार करना है। हाँ। केवल प्रोडक्शन लेवल पे चीजें डिफरेंट होती हैं। हाँ, लेकिन जैसे टेक्निकल स्किल्स की मैं बात टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो जैसे मान लो आप उसमें क्या है, प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन की एक सेपरेट टीम है। हाँ। बाकी कॉपीराइटर उसमें भी लगता है। उसमें चूंकि लंबी कॉपी होती है, 15 सेकंड की पूरी स्टोरी होती है, तो उसमें हम कॉपीराइटर ना बोल के उसको स्क्रिप्ट राइटर बोलते हैं, क्योंकि वो स्क्रिप्ट लिखता है ना। लेकिन लिखने वाला वही है। हाँ। जो इसकी कॉपी लिख सकता है वो थोड़ी सी मेहनत करके स्क्रिप्ट भी लिख सकता है, क्योंकि उसके सामने भी कंज्यूमर है, उसके सामने भी मैसेज डिलीवर करने का चैलेंज है। सारी चीजें बराबर है, केवल मीडियम अलग है। तो उस मीडियम के लिए केवल प्रोडक्शन बदलता है आपका, या छोटी मोटी चीजें बदलती है। बाकी जो प्लानिंग के लेवल पे, जो मैनेजमेंट इनपुट के लेवल पे चीजें हैं, वो सब में सेम है। और इसमें जो टूल्स या सॉफ्टवेयर जो रिक्वायर्ड है वो अलग होंगे। जो सॉफ्टवेयर है वो हर मीडियम के लिए अलग अलग है ना। तो वो आपको, जैसे आप टेलीविजन में काम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि आपको वीडियो शूट करते हैं, वीडियो एडिटिंग होते हैं, तो उसके लिए फिर एक टीम भी बड़ी होती है। अगर आप टेलीविजन पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट टीम होती है। कई लोग प्रोडक्शन पूरा आउटसोर्स कर लेते हैं, तो उसका तरीका ये होता है कि आपके पास कोई ब्रीफ आती है, पहले ब्रीफ आने के बाद उस पर आप स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट लिखने के बाद में आप उसका अगर आपने स्टोरी बोर्ड जैसा सुना हो कभी कि उस पे हर पेज पे एक फोटो और उसमें क्या डायलॉग रहेगा, वो आप स्टोरी बोर्ड तैयार करते हैं। स्टोरी बोर्ड आप क्लाइंट के साथ में डिस्कस करके अप्रूव कराते हैं, और जब स्टोरी बोर्ड अप्रूव हो जाता है तब फिर आप फाइनल शूटिंग पे जाते हैं, क्योंकि शूटिंग में काफी खर्चा इन्वॉल्व है। तो आप हर बार शूटिंग करके और हर बार चेंज नहीं कर सकते। शूटिंग पे आप तब जाते हैं जब फाइनल करते हैं। और शूटिंग में भी अगर आपको 15 सेकंड का कोई ऐड बनाना है, 20 सेकंड या 30 सेकंड का, तो आप उसमें करीब घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की शूटिंग करते हैं। अलग अलग एंगल लेते हैं, अलग अलग तरीके से बुलवाते हैं, अलग अलग एक्सेंट लेते हैं, और फिर उसको बाद में एडिटिंग में लाके जो उसमें से अच्छी चीजें रहती हैं उसमें लाके आप एक पूरा। मोस्टली वीडियो एडिटिंग के लिए क्या यूज करते हैं आप? क्या सॉफ्टवेयर? अलग अलग सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एडोब का भी प्रीमियर है अपना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग तमाम है, मतलब उसमें कोई इसमें लिमिट नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग मीडिया, अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर और अलग अलग टाइप का स्किल्स। अलग अलग स्किल। एक स्किल जो कॉमन है वो ये कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट आपको समझना चाहिए, आपको शब्दों में के साथ खेलते आना चाहिए, और आपको लेआउट, कलर और इन सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए, जो हर मीडिया में समान है आपके पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका, जैसे आप हैं जो कि एक क्रिएटिव हेड हैं और सीईओ हैं, उनके वर्क टाइमिंग्स क्या होते हैं, या फिर आपकी कंपनी का वर्क टाइमिंग्स क्या है? वैसे तो जो वर्क टाइम है वो एज नॉर्मल एज अदर बिजनेस है। आप 9:30 या 10 पे आप शुरू करते हैं और 6:30 पे आप खत्म कर देते हैं। पर जो लोग एक्चुअल में क्रिएटिव हैं और जो क्रिएटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए टाइम का लिमिटेशंस इसलिए कोई नहीं होता है कि जरूरी नहीं है कि मुझे जो भी शब्द तैयार करने हैं या जो भी मुझे कॉपी लिखनी है वो मुझे 10 से 6 के बीच में ही लिखनी है। मैं अगर अपना कोई दूसरा काम कर रहा हूँ, कॉपी लिखने या कॉपी तैयार करने का या टैगलाइन तैयार करने का सबसे अच्छा टाइम है जब आप रिलैक्स्ड हैं। ऑफिस में आप कभी रिलैक्स नहीं हो सकते। तो आप क्या करते हैं कि आप पूरी ब्रीफ पढ़ लें। यू शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोडक्ट और दी प्रोजेक्ट, आपको कहना क्या है, किस प्रोडक्ट के बारे में कहना है, और उसके बाद अपने जो नॉर्मल काम है रूटीन में वो आप करते रहें। अगर आप खेलते हैं तो खेल लें, आप कोई म्यूजिक करते हैं तो म्यूजिक करें। ये सब चीजें आप लीजर टाइम में आपके दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड में वो चीज चलती रहनी चाहिए, और कहीं ना कोई आइडिया आपको उन्हीं में से मिल जाता है। जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपका होगा वहीं से आप कोई आइडिया निकाल लेंगे और उस आइडिया को आप डेवलप कर लेंगे। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं आपको एक स्टोरी इस बारे में शेयर करता हूँ। एडवर्टाइजिंग जो लोग समझते हैं, जो लोग थोड़ा भी एडवर्टाइजिंग के बारे में जानते हैं, उन्होंने पीयूष पांडे का नाम जरूर सुना होगा। पीयूष पांडे जो है ओगिलवी एंड मैथर, जो वर्ल्ड की बेस्ट क्रिएटिव एजेंसी जिसको बोलते हैं, इंडिया में भी वो लोग ऑपरेट करते हैं। जो फेविकॉल के ऐड हैं, जो कैडबरीज के ऐड हैं, ये सारे के सारे उनके क्लाइंट हैं। इन सब के ऐड सबको याद रहते हैं। तो जो वो है पीयूष पांडे जी हैं, पीयूष पांडे जी एक दिन सैटरडे को, बॉम्बे की बात है ये, एक दिन सैटरडे को ऑफिस आए। सैटरडे को यूजुअली बॉम्बे में एजेंसीज काम नहीं करती, तभी काम करती हैं और वही व्यक्ति काम करता है जिसके पास कोई असाइनमेंट होता है, कोई डेडलाइन होती है। तो उन्होंने देखा कि बोर्ड रूम में कुछ लोग बैठ के आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? तो बोले सर एक फेविक्विक जो एक नया प्रोडक्ट आया है फेविकॉल का, उसके लिए हमको एक कैंपेन तैयार करना है, क्रिएटिव तैयार करने हैं, और उसके लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं।
तो उन्होंने चलो अपन बियर पी के आते हैं, वही बात करेंगे। और बियर पी के वो सब बीच पे चले गए, सारी टीम को लेके अपने 8-10 लोगों की बीच पे चले गए। और उन्होंने वहां पे बीच में देखा कि एक जो व्यक्ति है साउथ इंडियन, वो अपने साउथ इंडियन में कुछ कुछ बड़बड़ा रहा है और वो मछली पकड़ रहा है वहां पे जाके। तो अब वहां से देखिए आइडिया क्या है, हमेशा कॉमन होना चाहिए जिससे सब लोग कनेक्ट कर सके। तो ये कॉमन बात है कि कोई भी एक मछुआरा और या कोई मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ता है और ये सबको पता है ये प्रोसेस, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है। तो उन्होंने देखा कि वो तमिल में कुछ या कुछ साउथ इंडियन किसी लैंग्वेज में कुछ अटर कर रहा है और वो मछली पकड़ रहा है और मछली बार बार उससे नहीं पकड़ में आ रही है। जो सिंगल आपका जो वो रहता है ना पकड़ने का, अपन उसमें वो लगा देते हैं कुछ। तो वहां से उसके दिमाग में, पीयूष पांडे जी के दिमाग में एक आइडिया आया या उनके किसी टीम मेंबर के दिमाग में आया होगा, चूंकि मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ इसलिए मैं जो सुना है या देखा है वो बता रहा हूँ आपको, कि उन्होंने कहा कि इससे अपन फेविक्विक का बनाते हैं। तो किसी ने आपस में चर्चा की होगी कि अरे यार ये मछली नहीं फंस रही तो इसमें फेविक्विक क्यों नहीं लगा देता, चिपक के आ जाएगी। तो वहां से वो आइडिया आया। अब इस आइडिया को उनको मैच्योर करना पड़ा, तो फिर उन्होंने उससे बात की होगी या नहीं की होगी। तो फिर उन्होंने जो उनकी गिनती रहती है जो नाले रंडे कूले वाला, अगर आपने देखा होगा मेडिकल, तो वो करते हुए उन्होंने एक साउथ इंडियन बैठाया हुआ है, वो ऐसे एक डुबाता है और उसमें क्विक लगाता है और वो फेविक्विक से मछली चिपक के बाहर आ जाती है। तो ये कितना अच्छा कम्युनिकेशन है, बहुत सिंपल है, सबको मालूम है, सब इससे कनेक्ट कर लेते हैं। तो जितना कम्युनिकेशन आपका कॉमन होता है पूरा का पूरा, तो इस तरह की तमाम स्टोरी जो है आप जब बड़ी मार्केट में जिस तरह काम होता है आप सुनेंगे, तो आप अपने लीजर टाइम में जो भी आप करते हैं वो करते रहिए और आपके बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं आपका टास्क होना चाहिए। और अगर आप उस चीज से जोड़ सकते हैं तो आप एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन तैयार कर सकते हैं। जितने भी अच्छे कम्युनिकेशन हैं वो सारे के सारे बहुत पुराने कोई आइडियाज आपके जो दिमाग में रहते हैं, उन आइडियाज को निकाल के और आप उसको जब जरूरत पड़ती है तब आप उसको अप्लाई कर देते हैं। ये एक स्टोरी शायद सबने सुनी है कि जो बॉबी में जो एक सीन था जिसमें कि वो आटा ऐसे चेहरे पे पहुंचती हुई आती है डिम्पल, ये राजकुमार जी को कई साल पहले किसी के घर गए थे और उनको दरवाजा खोलते हुए कोई लेडी दिखी थी जो आटा इसके ऐसे, तो उनको वो बड़ा प्रभावित हुए कि यार ये बहुत अच्छा लगेगा फिल्मों में, और उन्होंने उसको कई सालों तक अपने ध्यान में रखा और उसको बॉबी में यूज किया। तो जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना वो हर आइडिया को देखते रहते हैं और वो उनके दिमाग में भर जाता है, और जब उनको लगता है कि ये आइडिया किसी भी प्रोडक्ट के साथ या किसी भी कम्युनिकेशन के साथ मैच करता है, वो उसको अप्लाई कर देते हैं, उसको डेवलप कर लेते हैं और उसको एक कम्युनिकेशन में तैयार कर लेते हैं। तो अब है नेक्स्ट सेक्शन में, आप ये बताइए कि डे इन योर लाइफ इन योर प्रोफेशन कैसा रहता है, मतलब आप सुबह से उठ के क्या करते हैं, फिर ऑफिस कितने बजे चालू करते हैं, खत्म कब करते हैं, और फिर फैमिली को टाइम वीकेंड्स पे क्या करते हैं। एक एंड टू एंड व्यू आप व्यूअर्स के लिए कि जो जानना चाहेंगे एक क्रिएटिव प्रोफेशनल और एक सीईओ कैसे अपना दिन स्पेंड करता है ड्यूरिंग द वर्किंग डेज और ड्यूरिंग ऑफ टाइम और वीकेंड्स। देखिए मेरा, अगर आप मेरा एग्जाम्पल लेंगे तो शायद गलत हो जाएगा लोगों के सामने, क्योंकि मेरा जो लाइफ के प्रति अप्रोच है, जो मेरा जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा दूसरों से अलग है। यूजुअली जो एडवर्टाइजिंग की दुनिया है या एडवर्टाइजिंग की दुनिया में जो एडवर्टाइजिंग के प्रोफेशनल्स हैं, इनको बहुत डेडलाइन पे काम करना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट के सामने एक सर्टेन डेडलाइन होती है जिसको वो एजेंसी को देता है और वो एजेंसी उसके बाद में उस पर काम करती है। तो क्लाइंट भी तभी जागता है जब क्लाइंट के सामने कोई चैलेंज आता है और उस चैलेंज को उसको बहुत जल्दी करना होता है, तो एजेंसी के ऊपर भी ये प्रेशर रहता है हमेशा। मेरा ऐसा नहीं है काम, एक्चुअली हर एक का अलग अलग रहता है काम करने का तरीका। तो अगर आप मेरा पूछेंगे तो मैं पहले ही क्लाइंट को ये बता देता हूँ कि सर आप मेरे को हर चीज एडवांस में चाहिए। वंस इन ए ब्लू मून अगर आपको कोई चीज अर्जेंसी में चाहिए तो बात अलग है, लेकिन अगर आप मुझे पहले बता देंगे, मुझे आप लॉन्ग टर्म गोल बता दीजिए, तो उसके लिए मैं सारी अपनी तैयारी करके रखता हूँ। जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको ग्रेवी हर चीज की पहले से तैयार मिलती है, सारे आपको फ्रीजर में सब चीज मिलेगी, सब्जी कटी हर चीज मिलेगी, जब जो जैसा आया फटाफट उसने 10 मिनट में आपको दे दिया। तो मेरा भी काम करने का तरीका लगभग वो है कि मैं क्लाइंट की नीड समझ लेता हूँ और मुझे ये पता होता है कि इसको आने वाले इतने समय में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो उसके हिसाब से मैं अपनी चीजें तैयार करके रखता हूँ। एक जो मेरा प्रोसेस है करने का। दूसरा ये कि मैं बहुत ज्यादा काम करने में बिलीव नहीं करता, जैसे एडवर्टाइजिंग में लोग करते हैं कि बहुत ज्यादा काम करते हैं, जितना नहीं करना चाहिए उतना भी करते हैं, उन्हें वो मना ही नहीं कर पाते किसी काम की, उन्हें लगता है ये भी कर लो वो भी कर लो वो भी कर लो। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा सा कम काम करता हूँ, लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है कि उतना ही काम लो जितना आप कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे देना।
तो मैं कम काम करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छा काम करूँ और क्लाइंट को जो मैंने कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट उसके फुलफिल करूँ। तो अगर आप मेरा डेली रूटीन पूछेंगे तो चूंकि मेरा एक ऑफिस मेरे घर के ऊपर भी एक फ्लोर पे है, तो आपने चूंकि देख ही लिया है अभी थोड़ी देर पहले आप आके, मेरे पास 2 डॉगी हैं। तो मेरा जो मॉर्निंग शुरू होती है वो लगभग 6 के आसपास मेरी शुरू होती है। फ्रेश होने के बाद में या तो साइकिलिंग पे जाता हूँ या मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। उसके बाद में थोड़ा सा जो जब लौट के आता हूँ वहाँ से तो न्यूज़पेपर के साथ में मेरा लगभग 15 से 20 मिनट या आधा घंटा खर्च होता है। क्योंकि मैं मीडिया एडवर्टाइजिंग से जुड़ा हूँ तो मेरा न्यूज़पेपर पढ़ने का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। मैं डिजाइन देखता हूँ, ऐड देखता हूँ, खबरें देखता हूँ जो मेरे मतलब की है ना, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम उस पर जाता है। उसी दौरान मैं चाय पीता हूँ, डॉगीज़ के साथ में खेलता हूँ, उनके साथ कुछ बिस्किट्स वगैरह शेयर करता हूँ, डॉगीज़ के साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करता हूँ। करीब 9 बजे मैं इन सब चीज़ों से फ्री होके और फिर मेरा एक नहाने का जो प्रोसेस है, और नहाने के बाद में मैं ब्रेकफास्ट या तो कर लेता हूँ या बिना ब्रेकफास्ट किए एक फ्लोर चढ़ के ऊपर ऑफिस में आ जाता हूँ। तो मेरा 9:30 से 10 के बीच में मेरा वर्किंग शुरू हो जाता है। मैं अपना काम लोगों से थोड़ा जल्दी शुरू करता हूँ और जल्दी खत्म करता हूँ। मैं 6-6:30 का अपना डे ऑफ कर लेता हूँ और 6:30 पे मेरा अगर आप पूछेंगे तो मैं फिर क्लब चला जाता हूँ बैडमिंटन खेलने। वो मेरा एक पैशन है और मैं कई सालों से उसको खेल रहा हूँ। तो मैं बैडमिंटन के लिए चला जाता हूँ और बैडमिंटन खेल के जब क्लब से वापस आता हूँ 7:38 पे, उसके बाद में फ्रेश होके फिर अपना नहा धो के फिर खाना खा के और फिर अपना घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ में, मेरी बेटी है उसके साथ में, बाकी जो मेम्बर है घर में उनके साथ में अपना टाइम स्पेंड करके थोड़ा सा टेलीविजन पे क्या चल रहा है यही सब करके, कभी कोई फ्रेंड आ गया, कभी हम किसी फ्रेंड के यहाँ चले गए, 10:30 to 11। और वीकेंड्स पे जैसे ऑफ्स इसमें मिलते हैं इस जॉब में और या फिर इस प्रोफेशन में ऑफ्स आपको मिल पाते हैं? नहीं मिलते। देखिए मेरा ऐसा मानना है मनीष भाई कि किसी भी प्रोफेशन में आप नियम तय कर सकते हैं। आप अगर ये तय कर लें कि मुझे वीकेंड चाहिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको उसके लिए जो कंप्रोमाइज करना है वो आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए। केवल अगर आप उसके लिए रेडी नहीं है तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करनी है, जैसे हर बिजनेस में होती है वैसे इसमें भी है। जैसे मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे 6:30 के बाद में नहीं काम करना, तो शायद ही कोई साल में 2-4 साल ऐसे होंगे जब मुझे लगेगा कि नहीं अब अगर भी क्लाइंट का काम नहीं किया तो नहीं हो पाएगा, तभी हम काम करते हैं, नहीं तो हम नहीं करते, है ना। तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है इसमें भी और किसी भी बिजनेस में। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा समय प्रकृति के पास बिताना पड़ेगा, जो कॉमन मैन है, जो कॉमन चीज है, क्योंकि आइडियाज कॉमन प्लेटफॉर्म से उठ के आते हैं और वहीं से आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोई हाईटेक कोई आप आइडिया ले आए और उस आइडिया में अगर आप कम्युनिकेशन प्रोसेस तैयार कर लें जिस प्रोसेस को लोग समझते ही नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, और इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन है जिसमें आप ये बताइए कि क्या चैलेंजेस फेस करते हैं आप डे टू डे लाइफ में, इस बिजनेस में क्या चैलेंजेस होते हैं और आप उस चैलेंजेस को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए इसमें सिर्फ एक ही चैलेंज जो मुझे समझ में आता है वो भी इस तरह की जो जिस मार्केट में हम लोग ऑपरेट करते हैं ज्यादातर मध्य प्रदेश या जो इस तरह के रीजनल मार्केट है, एक ही चैलेंज है कि क्लाइंट जो है एडवर्टाइजिंग की सीरियसनेस को समझता नहीं है कई बार। अच्छा, तो क्लाइंट आप कितना भी अच्छा काम कर लें, अगर क्लाइंट को वो चीज समझ में नहीं आती तो क्लाइंट आपको उसके पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता। ये एक बड़ा चैलेंज है कि आप बहुत अच्छा काम कर लें, क्लाइंट कंपेयर ही नहीं कर पाता कई केसेस में कि आप दूसरी एजेंसी से कैसे बेटर कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है इस तरह की, क्योंकि ये बहुत प्रोफेशनल मार्केट है। कई क्लाइंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, समझते हैं चीजों को, वो पैसा भी देते हैं आपको, लेकिन मैक्सिमम क्लाइंट जो मैंने देखे जो चैलेंज फेस किया है कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते वो एजेंसी टू एजेंसी, वो प्रोसेस उनको पता नहीं है एक्चुअली, और उन्हें ये नहीं मालूम कि क्रिएटिव की इंपॉर्टेंस कितनी है लॉन्गर टर्म में। वो सिर्फ शॉर्ट टर्म में कैलकुलेट करते हैं, एक ऐड दिया, कितने मेरे पास कॉल आए, केवल इससे। वो ऐड लॉन्गर टर्म में कितना उनको इम्पैक्ट करेगा, या वो सीरीज बनने वाली है, पूरी एक स्टोरी टेलिंग उसमें होने वाली है जिसमें 4 ऐड लगेंगे, वो पूरी प्रोसेस को समझना और उसको कंपेयर करना एक नॉन क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग से, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, हालांकि इसमें भी अब पिछले कई मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे क्लाइंट भी, क्योंकि नई जनरेशन क्लाइंट की आ रही है, जो ऑलरेडी जो बच्चे आ रहे हैं नए, वो बहुत मुझसे भी यंगर जो लोग हैं बहुत सारे, वो पढ़ के आ रहे हैं बाहर से, वो चीज़ों को समझते हैं, तो वो आपको हायर करते हैं, आपको पैसा भी देते हैं। पर ये पिछले कई सालों से चैलेंजेस है जो हम फेस कर रहे हैं पूरा का पूरा। और तो कोई चैलेंज, देखिए चैलेंजेस तो इसमें मुझे ऐसा कोई लगा नहीं,
ये फील्ड ऐसी है कि अगर आप इस फील्ड को एंजॉय करते हैं, अगर आप क्रिएटिव पर्सन हैं और आप एंजॉय करते हैं, तो बाकी चैलेंजेस तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वो कोई बहुत मैटर नहीं करते, वो हर फील्ड में होते हैं, इसमें भी है, फैक्ट्री में भी रहते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट सेक्शन इज इंटरेस्टिंग सेक्शन कि इसमें आप कुछ बताइए इंटरेस्टिंग स्टोरीज बिजनेस से रिलेटेड, कुछ आपके साथ ऐसा हुआ, कुछ जॉब में या फिर घर पे, जैसे भी कुछ फैक्ट्स और कुछ स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहें। देखिए हर एक के साथ कोई ना, जैसे एक स्टोरी मैंने अभी आपको बताई थी, है ना, चूंकि हम लोग इस मार्केट में हैं, जब मैं बॉम्बे में काम करता था तो हमारे साथ बहुत सारी उस समय होती थी, क्योंकि बॉम्बे प्रोफेशनल मार्केट है, वहाँ पे उसमें काम करते हैं। मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपको एक स्टोरी बहुत छोटी सी बताता हूँ मीडिया की, जो मुझे याद रहती है हमेशा बहुत अच्छी, कि जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स में काम करता था, तो हिंदुस्तान टाइम्स में जब हम लोग भोपाल में मैं काम करता था उस समय, तो भोपाल में ये रहता था कि जब भी हमारे पास कोई एडवर्टाइजिंग आती थी तो हम लोकल पुलाउट में एक पेज एक्स्ट्रा कर देते थे, क्योंकि हमें पैसा मिलता था एडवर्टाइजिंग का। तो उसमें एक चैलेंज ये रहता था कि एक एडवर्टाइजिंग तो मेरे पास एक पेज पे आ गई है, अब जब आपको पेज बढ़ाना है तो आप एक पेज नहीं बढ़ा सकते, आपके पास दो पेज बढ़ेंगे, एक इधर का एक इधर का। तो अगर आपने इधर एडवर्टाइजिंग मिल गई और आपने ये पेज बढ़ा दिया दो पेज, तो आपको इधर भी एडवर्टाइजिंग चाहिए, है ना। तो उसके लिए वो एक चैलेंज रहता था उस समय, हम लोग चूंकि नए थे, तो एक ऑटोमोबाइल एक कैटेगरी थी जो मेरी कैटेगरी नहीं थी, किसी मेरा एक कोलीग देखते थे, लेकिन मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने कहा कि यार आपका एक कोलीग है, ये ऑटोमोबाइल की कैटेगरी में अपने को एक ऐड चाहिए, क्योंकि अपने पास खाली स्पेस है और हाफ पेज का एक अपने को ऐड चाहिए। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि कैन वी डू दिस, तो मैंने ठीक सर बट ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने पता किया कौन सी एजेंसी ऑपरेट कर रही है ऑटोमोबाइल में, कौन से क्लाइंट हैं। तो उस समय यामा एक बहुत बड़ा क्लाइंट हुआ करता था टू व्हीलर का, आज तो नहीं है वो, ये करीब मैं आपको 16-17 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, ज़्यादा ही हो गए होंगे, बल्कि 2003-04 की बात है। तो मैं उस एजेंसी के पास गया जो यामा की एजेंसी थी, उनको मैंने बोला कि सर मुझे ये एक ऐड हाफ पेज का चाहिए हिंदुस्तान टाइम्स के लिए, अब आप मुझे इंसाइट दीजिए क्लाइंट की कि क्लाइंट कैसे देगा। उन्होंने कहा नॉर्मल रूटीन में क्लाइंट नहीं देगा, लेकिन आप कोई अगर इनोवेटिव आइडिया उसके पास लेके जाते हैं तो वो आपको ऐड दे देगा, और मैं भी उसको बोल पाऊंगा क्लाइंट को कि आपको ऐड देना चाहिए। तो हमने क्या किया कि एडवर्टाइजर का जो शेप होता है उस शेप में पूरे एडवर्टाइजिंग को काट दिया। इट वाज नॉट ए हाफ पेज, इट वाज लाइक जिगजैग ऊपर से, जो उन दिनों थोड़ी सी नई चीज थी। यूजुअली पेपर में हाफ पेज, फुल पेज या क्वार्टर पेज इस तरह के आ जाते, पर उसको हमने उस एडवर्टाइजर की गाड़ी के शेप में काट दिया। तो जब भी आप अनयूजुअल चीज करते हैं, यूनिक करते हैं, तो लोगों का आई बॉल उस पर जाती है, लोग उसको देखते हैं, और बाकी जो उसमें स्पेस बचा था उस स्पेस पे उससे रिलेटेड न्यूज अपन ने जो बाकी न्यूज से मैच करती थी पूरी, वो उसमें डाल के, तो आपका जो पूरा का पूरा लेआउट हो गया वो एक यूनिक हो गया। तो ये लेआउट हमने तैयार किया एजेंसी ने, जो आप जो बोल रहे हैं कि टाइमिंग का, उस दिन फिर अपना ये रात को 10 बजे तक एजेंसी में ये डिजाइन हमने तैयार किया, टाइम भी लगा, और रात को जब क्लाइंट घर चला गया हम उसके घर गए, घर पे जाके अनलकीली उस समय लाइट चली गई, तो उस समय मोबाइल नए नए आए थे, उसमें ये फ्लैश वगैरह नहीं हुआ करते थे, छोटे मोबाइल होते थे, तो लाइटेन में या मुझे लगता है कैंडल में हमने उसको अप्रूव कराया क्लाइंट से, जो रीजनल मैनेजर थे यामा के, उनसे अप्रूव कराया, और फिर रात में लेट वो ऐड किया और फिर दूसरे दिन सुबह अपीयर हुआ। तो इस तरह के भी चैलेंजेस जो है बीच बीच में मीडिया में एडवर्टाइजिंग में आते रहते हैं, पर चैलेंजेस आते हैं, आपको मजा भी आता है, आपको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस आता है कि आप किस तरह के चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। आप अगर कहीं फंस जाए किसी सिचुएशन में तो आपको क्या नए आइडियाज लगाने रहते हैं, आप कैसे निकल सकते हैं, तो ऐसी तमाम स्टोरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इंटरेस्टिंग वन कि इसमें सैलरी रेंजेस क्या रहती हैं, मतलब जो आप एज ए क्रिएटिव एजेंसी और आपके जो एम्प्लॉयज हैं, तो इसमें कितना क्या सैलरी का प्रोपोर्शंस रहते हैं? देखिए इसमें जो सैलरी है वो मार्केट के हिसाब से डिपेंड करती है। अगर आप मध्य प्रदेश में भोपाल इंदौर जैसे किसी मार्केट में है तो एक ग्राफिक डिजाइनर है उसकी सैलरी 15, 20, 25 से 30 हजार होती है। जो क्रिएटिव है, जो कॉपी राइटिंग करता है, उसकी 30 से लेके 50 हजार के बीच में होती है ना। या जो दूसरे जो लोग हैं लगभग इसी रेंज में सबकी है। लेकिन अगर आप इसी में अगर आप दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर या बड़ी मार्केट में काम करते हैं तो एक जो ग्राफिक डिजाइनर है वो 50 हजार से 70 हजार रुपए लेता है वहाँ पे।
या उसको मिलते हैं इतने। जो कॉपी राइटर है उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि जितने भी ये बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग में आप पीयूष पांडे, प्रसून जोशी, इन सबके नाम सुनते हैं, ये बेसिकली कॉपी राइटर ही है एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, क्योंकि कॉपी ही जान होती है, कम्युनिकेशन वही होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, वो हजारों से शुरू होकर और करोड़ों पे खत्म होती है। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी एक्यूरेट, कितना एक्सपीरियंस के साथ कितनी सारी चीजें लिख सकते हैं, है ना। मैं आपको एक स्टोरी जो मैंने सुनी है, मेरी स्टोरी नहीं है, पर जो मैंने पढ़ी और सुनी है बताता हूँ कि प्रसून जोशी जो है, अगर आपने नाम सुना हो उनका, जो मैकन एरिक्सन के साउथ इंडिया, साउथ वर्ल्ड के जो हेड है, वो जब MIT गाजियाबाद से MBA करके जब बॉम्बे में एडवर्टाइजिंग में अपना आजमाने गए भाग्य, तो उन्होंने कहा चलो ट्राई करते हैं, मेरी इंटरेस्टिंग फील्ड है। तो जब एक एजेंसी में गए, O&M एक एजेंसी थी, उसमें जब वो इंटरव्यू देने के लिए गए, तो इंटरव्यू देने जब गए तो उन्होंने बोला कि आप ये बेल करके एक टाइल आती है, बेल टाइल के लिए आप कॉपी मुझे लिख के दें कि आप इसका ऐड बनाएंगे, तो उसके लिए हम कॉपी क्या लिख के देंगे। तो उन्होंने बताया, खुद बताई बात, उन्होंने कहा कि जब मैंने पहली कॉपी उसके लिए लिखी थी, जो मुझसे लिखवाई गई थी, तो मैंने उसमें लिखा था, टू बाय दिस टाइल यू नीड टू बी वेरी रिच इन इमेजिनेशंस। ठीक है, तो पहले तो आपको ये एक रिलेवेंट चीज हो गई कि आपको बहुत अमीर होना चाहिए, तो लोग बता रहे हो क्यों अमीर होना चाहिए, टाइल जैसी चीज। तो रिच काय में, इमेजिनेशन में, क्योंकि आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये क्या मेरी घर की शोभा बढ़ाएगा। सो दिस वाज ही, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि शायद उन्होंने शेयर की थी किसी से बात कि उनकी ये पहली थी, और वहीं से फिर उनका सफर शुरू हुआ। फिर 10 साल उन्होंने इसमें ओगिलवी में काम किया, फिर उसके बाद वो मैकन में आ गए, और बहुत सारे, मतलब उनके अगर आप ऐड देखेंगे तो हाइपर डेंट वगैरह के जो ऐड हैं, वो सब उनके जो ऐड है, जो आपको परफेक्टी वाले जो देखते हैं ना, टॉफी वाले जो ऐड है, बहुत बढ़िया बढ़िया, वो उस बाल्टी में डुबो देता है एक पान वाला, दोबारा पूछना, ये सारे बहुत अच्छे ऐड बनाते हैं, वेरी ग्रेट। तो मुझे उनका काम बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत ही बिल्कुल लोकल, जो बिल्कुल टच होता है उसमें, बिल्कुल उतना कनेक्ट उनका लोकल है कि हर आदमी उससे क्रिएट कर लेता है, कॉमन मैन से कनेक्ट उनका बहुत ही बढ़िया है। तो कोई लिमिट नहीं है सर इसमें। अच्छा, ओके। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। एक जापानीज टर्म है इकिगाई वाला, कि जैसे कि वहाँ पे लोग, एक जापान का एक शहर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जीते हैं, और 60 साल के बाद भी, और इसीलिए क्योंकि उनके पास एक इकिगाई, एक गोल है, एक सुबह जो उठते हैं तो उनको एक लाइफ में एक्साइटमेंट रहता है कि भाई हाँ, आज ये अपन को काम करना है। तो आपका क्या लाइफ का इकिगाई यही है, और आपको जब तक काम करना है, इसी फील्ड में काम करना है, और ये आपको बहुत एक्साइटमेंट देता है, प्रोत्साहन देता है? ऐसा तो नहीं है, ये फील्ड मुझे बहुत अच्छी लगती है, और 25 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। हाँ। और इस फील्ड को भी मैंने डिफाइन करते करते एग्जैक्टली मैं वहीं आ गया हूँ जहाँ मुझे अभी तक लगता है कि मुझे यही होना चाहिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कल को मैं चेंज कर लूँ, लेकिन मैं जिस भी फील्ड में आगे जाऊंगा वो फील्ड हमेशा क्रिएटिव जरूर रहेगी। उसमें कोई भी फील्ड हो, अगर उसमें मेरी क्रिएटिव स्किल्स जो है अंदर की, वो क्रिएटिव नीड जो है वो फुलफिल होगी, तो ही उसमें मुझे मजा आएगा, नहीं तो मुझे मजा नहीं आएगा। तो ईश्वर की अभी तक ये दया रही कि इस फील्ड में आने के बाद मैंने साइजेबली, बहुत ज्यादा मुझे पैसे की पहले भी जरूरत नहीं थी, आज भी मेरे बहुत शौक बहुत लिमिटेड है, बहुत ही सिंपल लाइफ है मेरी, और मुझे उतने ही पैसे की जरूरत है, और उतना पैसा और उससे थोड़ा ज्यादा ही मुझे इस फील्ड ने दिया है। तो मुझे कभी नहीं लगता कि मेरे को कोई कमी रही है इसमें, है ना। मैं अपने तरीके से जिंदगी जीता हूँ, वही काम करता हूँ जो मुझे पसंद आते हैं, उतना ही करता हूँ जितना मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। और जो अपन अभी बात कर रहे थे थकने की, अब मान लो मेरे पास ये चाय, कई बार ऐसा होता है कि मैं ग्रीन टी मेरे पास कप में रखी रहती है बिल्कुल सामने, और मैं कोई डिजाइन करने जब बैठता हूँ तो अमूमन ऐसा होता है कि मैं जब वहां से मेरी आंख हटती है तब तक वो चाय बिल्कुल ठंडी हो चुकी होती है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो मेरे मतलब का काम है, मेरा उसमें इंटरेस्ट है, तो मैं उसमें इतना खो जाता हूँ कि मुझे उसमें चाय पानी खाना, जब नीचे से घर से किसी का फोन आता है या कोई और दूसरा कोई बीच में आता, तभी मुझे पता लगता है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आप काम करते चले जाते जब तक खत्म नहीं होता। तो अभी तक तो ईश्वर की दया से मेरी बहुत अच्छी ये मतलब काम है। हालांकि मैं प्रोफेशन को इसलिए नहीं बहुत उस पर लेता सीरियसली कि प्रोफेशन आपका सिर्फ एक जिंदगी जीने का एक जरिया है, आपको एक पैसे चाहिए होते हैं, असली लाइफ आपकी इससे बाहर है, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, और आपके लीजर में जो भी आपके शौक है, आप म्यूजिक कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ म्यूजिक करने की,
दूसरे जो मेरे शौक है घूमना, मेरे दोस्त हैं, सबसे मेरा बढ़िया शौक है कि मैं दोस्तों के साथ बैठता हूँ, उनसे डिस्कशन करता हूँ। कई बार इसी फील्ड के मेरे एडवर्टाइजिंग मीडिया में बहुत सीनियर लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं, जिनसे मेरा कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन हम घंटों बैठते हैं, घंटों इस पर चर्चा करते हैं। आप जहाँ भी बैठे हैं, जिस किसी के साथ भी बात करें, आपको उसमें से कोई ना कोई आउटपुट ऐसा जरूर मिलता रहता है जो आप अपने कैरियर में या डिजाइनिंग में या क्रिएटिव में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो वो एक रेगुलर प्रोसेस है। तो अभी तक तो मुझे यही लगता है कि ये मेरी सबसे अभी तक की वही फील्ड है जिसमें मुझे आना चाहिए था और मैं आ गया हूँ। लेकिन कल का मैं नहीं कह सकता, अगर मुझे लगेगा कि इससे भी कुछ बेटर है जो मुझे अच्छा लगता है करने में, तो आई विल शिफ्ट देयर। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है एडवाइस। एक पहली चीज की क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो इस बिजनेस में आना चाहें, और एक जनरिक एडवाइस भी कि मतलब आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या किसी को क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक, कौन सी मूवीज देखनी चाहिए, कौन सी वेब सीरीज, मतलब कैसे मतलब और सीखें, और इन जनरल भी लाइफ की एडवाइस, और वैसे अपन कंक्लूड करेंगे कि आप क्या एडवाइस आएगी जो इसमें आना चाहते हैं, और वैसे भी इन जनरल लाइफ की एडवाइस, सजेस्टेड रीडिंग्स आप बता सकते हैं, बुक्स बता सकते हैं, या फिर और भी कुछ ज्ञान। देखिए, पहली एडवाइस तो ये है कि मेरी एडवाइस को सीरियसली मत लो, चेक करो उसको कि मैं सही बोल रहा हूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी लाइफ है, मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगा। जो भी मैं एडवाइस करूँ उसको आप क्रॉस चेक करो कि वो आपके लिए सही है कि नहीं। दूसरी बात ये है कि आप चाहे मूवी देखें, चाहे बुक पढ़ें, चाहे कुछ भी करें, आप जो भी काम करते हैं अपनी लाइफ में, आपको एक आदत डालनी है कि आपको ऑब्जर्वेंट रहना है। आप चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलें। आप उसको कंज्यूमर के तरीके से देखते हैं अभी, आप उसको एज ए कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के तरीके से देखना शुरू करें कि इसमें जो कम्युनिकेशन प्रोसेस अपनाई गई है, आप उससे बेटर क्या कर सकते हैं, क्या कमी है, क्या आप अच्छा करना चाहेंगे, क्या अच्छा है जो और अच्छा हो सकता है। केवल ऑब्जर्वेंट रहना है, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है आपको। एडवर्टाइजिंग जिंदगी के जो बेसिक काम है, जो बेसिक फन है, बेसिक जो आपकी लाइफ के जो रूटीन है, वहीं से निकल के आती है। पूरी अच्छी एडवर्टाइजिंग, आप कोई भी एडवर्टाइजिंग देख लीजिए दुनिया की, सारी आपकी, किसी में भी आपको एडिशनल कोई स्टोरी डालना नहीं पड़ती। तो जो आप रूटीन में जो काम करते हैं, जितने भी, उन रूटीन में काम करने को अगर आप कम्युनिकेशन प्रोसेस के हिसाब से ऑब्जर्वेंट हो जाएंगे, देखने लगेंगे, आप समझने लगेंगे, तो उन वाक्यों को जो वाकई आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको अपील करते हैं, जो आपको अट्रैक्ट करता है, कोई दुनिया को भी अट्रैक्ट करेगा। ये सिंपल कोई अलग चीज नहीं है, इसमें कॉमन मैन के साथ है। तो आप उन वाकई जो है, जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, अच्छे लगते हैं, जहाँ आप इंगेज होते हैं, उनको पकड़ लें, सहेज के रखें, और उनको आप अपने काम में कहाँ यूज कर सकते हैं रिलेवेंटली, वो आप उनको अपनी डिजाइनिंग में, एडवर्टाइजिंग में उनको यूज करें। ये सबसे अच्छा तरीका है, अलग से करने की इसमें कोई जरूरत नहीं। हाँ, आप जितना पढ़ेंगे, ये हर व्यक्ति के लिए, कि आप जितना पढ़ेंगे, जितना अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, जितनी अच्छी मूवीज देखेंगे, जितना अच्छा वीडियो देखेंगे, सुनेंगे चीजें, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, अच्छे लोगों के साथ उनके जो शेयर करेंगे जो वो अपने एक्सपीरियंसेस, वो आपके लिए हर बिजनेस में फायदेमंद होंगे, ऐसे इस बिजनेस में फायदेमंद होंगे। तो आप अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छी किताबें पढ़ें, किताबें पढ़ने का शौक जरूर रखें, पढ़ने का शौक हमेशा जरूर रखें। आजकल ये एक बड़ा चैलेंज है कि जो नई जनरेशन आ रही है वो पढ़ती कम है, देखती सुनती ज़्यादा है। तो आप पढ़ें ज़्यादा, देखें सुने, तो जितना भी आपको करना है करें, पर पढ़ने की जो एक आदत है उसको आप हमेशा बना के रखें, क्योंकि जो साहित्य है उसमें आपके जीवन को बदलने की पूरी क्षमता है। तो आप अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, आप अच्छे इंसान बनेंगे, आपकी लाइफ को लेके एक अच्छी अप्रोच डेवलप होगी। वो आप कभी मत छोड़ें। आपका जो शौक है, आप नॉवेल पढ़ना चाहें, आप मैगजीन पढ़ना चाहें, आप पेपर पढ़ना चाहें, आप कुछ भी पढ़ें, बस इतना काम करें, कोई टेंशन जिंदगी में लें, जो काम करना है पूरे दिल से करें, जितना करना है उतना ही करें, उससे ज़्यादा ना करें, और बाकी फिर सबका अपना अपना तरीका है अलग चीज़ें। कुछ सजेस्टेड, कुछ आपकी फेवरेट बुक्स या मूवीज या कुछ भी? मैं थोड़ी सी ऑफलाइन साइड में जो मूवीज रहती हैं वो मुझे पसंद है, और बेसिकली मूवी जो होती है उसमें अगर आप मैसेज ढूंढने जाएंगे तो ये फिजूल की बात है, सब आपकी जिंदगी से ही लिए होते हैं, कोई अलग से कोई मैसेज नहीं होता किसी भी मूवी में। एक आधी शायद कोई मूवी होगी पर उससे वो मैसेज पहले ऑलरेडी लाइफ में हो चुका होता है। मेरी एक मूवी है जो मुझे बहुत पसंद है, क्लब 60। जो एक मूवी है, मतलब जिसमें ये रणवीर यादव उसमें लीड रोल में, फारूक शेख हैं, सारिका हैं। उसमें ये बताया गया है कि इंसान की जिंदगी में दुख सुख आते रहते हैं, लेकिन उसको अपना जीने का जो नजरिया है, लाइफ जीने का, उसको हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। तो उसमें 60 साल
से बड़े लोगों का एक क्लब होता है जिसमें वो खेलते हैं कूदते हैं, और उसमें सब हर एक के उन्होंने अलग अलग वो उसके पीछे के दुख जो है वो बताए हैं, बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं, और बहुत कॉमेडी है उसमें बहुत अच्छी, और बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया है कि जो भी आपकी लाइफ में अच्छा बुरा घटता है उसको घटने दीजिए, लेकिन आप एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलिए और आप जिंदगी में जितने मजे कर सकते हैं, फन कर सकते हैं, आप गलत काम मत करिए, कोई उसके लिए नहीं है, लेकिन जितने आप खुश रह सकते हैं, उसका जो भी तरीका खुश रहने का हो सकता है वो आपको रहना चाहिए। वो मुझे एक मूवी बहुत इंस्पायर करती है, मैं उसको कई बार देखता हूँ, और मुझे कॉमेडी मूवी एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है, रोमांस मूवी भी हैं कुछ, लेकिन बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही सधा हुआ जिसमें साफ सुथरा रोमांस है, मुझे वही अच्छा लगता है। एक मनीष कौल की अभी एक मूवी आई थी 1.5-2 साल पहले, कोई हिमाचल का कोई उसमें बैकग्राउंड था, दिव्या दत्ता, उसका नाम मुझे याद नहीं है, म्यूजिशियन उनकी जो वो रहती है, एक स्टूडेंट रहती है, वो एक बड़ी वो बन जाती है, म्यूजिशियन सिंगर बन जाती है, तो उसको लेके एक मूवी थी। अच्छा। तो बीच बीच में इस तरह की मूवी कुछ आती है जो मुझे पसंद आती है, लेकिन मुझे कॉमेडी जो है बहुत अच्छी और सेटल्ड कॉमेडी, अगर आप देखेंगे जैसे सारा भाई वर्सेस सारा भाई जो एक सीरियल है जिसमें बहुत ही सेटल्ड और मैच्योर्ड कॉमेडी है, उस तरह की कॉमेडी मुझे पसंद आती है। एक मिक्स डबल करके एक फिल्म है अरुण शौरी और कोकड़ा सेन शर्मा की, वो मुझे बहुत पसंद आती है ना। दिल कबड्डी एक है इरफान खान की, वो मुझे पसंद आती है। एक इरफान खान की एक रोमांटिक मूवी बहुत अच्छी, करीब करीब सिंगल, जो रेवती के साथ में उनकी है, वो मुझे पसंद आती है। तो थोड़ी सी जो लीक से हटके है, मुझे मसाला फिल्मों में कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं देखता ना उनको झेल पाता। लोग मतलब शाहरुख खान जी मुझे माफ़ करें, पर पता नहीं क्यों लोग शाहरुख खान या जिसका भी वो करते हैं, कोई भी ऐसा जो व्यक्ति अच्छी एक्टिंग करे, कोई भी हो सकता है, शाहरुख खान भी हो सकता है जब एक्टिंग अच्छी करता है, तो वो भी स्वदेश एक फिल्म थी जिसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, उस तरह से एक दो मूवी और है जिसमें उसने, मुझे जो लगी, अपना अपना सबका नजरिया है, पर थोड़ी सी जो ऑफ बीट मूवीज हैं जो बहुत ही लाइट हैं, जिनके बैकग्राउंड और जिनमें कोई बहुत गंभीर मैसेज नहीं है, चलते फिरते वो एक मैसेज दे जाती हैं मूवीज, और आपका एक 3 घंटा 2.5 घंटा 2.25 घंटा जो भी है वो बहुत अच्छे से कट जाए, और आपके जब आप हटें उस मूवी को देख के, तो आप किसी ना किसी सब्जेक्ट पे आपको विचारणी करके खड़ा करे कि यार ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मैंने आज देखा और क्या इस पे काम किया जा सकता है। तो ये मुझे लगता है कि मेरा अपना है, सबका अपना अलग अलग रहता है। और कुछ बुक्स आप जो रिकमेंड करना चाहें? बुक्स तो यार मैंने बहुत दिन से नहीं पढ़ी है, मैं बहुत पहले पढ़ता था, अब तो चूंकि इंटरनेट आ गया है चीज में। कुछ वेब सीरीज? तो वेब सीरीज मैंने आपको बताया कि वेब सीरीज अब जो बन रही है वेब सीरीज, उसमें तो शायद ही कोई देखने लायक वेब सीरीज हो। पीछे एक वेब सीरीज आई थी मॉम्स किचन करके, 1.5-2 साल पहले 3 साल पहले आई थी शायद, उसमें इनकी थी वो क्या नाम है आपकी, शाहिद कपूर की जो मदर, नीलिमा अजीज की जो थी उसमें मदर बनी थी, तो वो अंदर बड़ा उसके द्वंद्व रहता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, तो वो एक एल्डर एज में जो है, एल्डरली एज में अपना एक टिफिन सेंटर चलाती हैं, शुरू करती हैं और उसको ग्रो करती हैं, और उनका बेटा कैसे इन्वॉल्व होता है। वो एक 10 एपिसोड की एक वेब सीरीज थी जो मुझे थोड़ा सा लीक से हटके थी और मुझे अच्छी लगी। बाकी अपहरण एक थी जो मुझे, हालांकि बहुत ही ज़्यादा उसमें वायलेंस था, क्योंकि मुझे वो पर्सनली वो एक्टर जो है अपहरण वाला, अपना क्या नाम है, अरुणोदय सिंह, वो मुझे बहुत पसंद है, उसकी एक्टिंग, उसका जो बोलने का तरीका है, प्रेजेंट करने का अपने आप को तरीका है। उसकी एक और मूवी थी बुद्धा, क्या कौन सा, बुद्धा इन गार्डन, कोई जो नेक्स्ट लाइट पे बनी थी उसकी, अनुपम खेर वाली, है ना, वो एक मूवी थी बहुत अच्छी उसकी, वो मुझे पसंद है। तो वो एक अपहरण मैंने पूरी देखी थी, हालांकि सीरीज बहुत अच्छी नहीं थी ना स्टोरी उसकी, पर अरुणोदय सिंह की वजह से मैंने वो, बाकी मैं बहुत ज़्यादा देखता नहीं हूँ, मैं एडवर्टाइजिंग पे और बाकी चीज़ों पे मेरा फोकस रहता है, मैं स्क्रीन पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा रहता नहीं हूँ। मैं अपना टाइम दोस्तों के साथ और खेलने में, और जो मेरे इस उम्र में म्यूजिक के मेरे शौक हैं थोड़े बहुत, उन पे मैं ज़्यादा लगाता हूँ। बाकी मेरे बचपन में मैं काफ़ी पढ़ा करता था, नॉवेल भी पढ़ता था, दूसरा साहित्य भी पढ़ता था। भाषा पे मेरी जो पकड़ आई है, खासकर हिंदी पे, वो मेरी पढ़ के ही आई है, जो मैंने बचपन में काफ़ी पढ़ा है पूरा उससे। अब तो मैं नहीं पढ़ पाता इतना, पर मैं लिखता हूँ, पढ़ता कम हूँ, लिखता हूँ कुछ कुछ। क्या लिखते हैं आप? मैं एक वैसे तो पहले तो मैं सिंगल लाइनर आपको मैंने कुछ दिखाए थे, जो मैं कॉपी राइटिंग करता हूँ किसी भी कम्युनिकेशन पे, वो तो मेरा पैशन है ही लिखने का।
लेकिन कोरोना काल के दौरान जब मेरे पास थोड़ा टाइम था, बिजनेस सभी का कम था, तो उस दौरान मैंने लंबा लिखने की काफ़ी कोशिश की किसी भी टॉपिक पे। तो मैंने बहुत सारे टॉपिक पे, जो भी एक कोई टॉपिक आता था उसको एनालाइज करके उसके ऊपर एक राय कैसे दी जाती है, ब्लॉगिंग कैसे की जाती है, अखबार के लिए उसकी कैसे खबर बनाई जाती है। तो जो लिखने के अलग अलग तरीके हैं लंबे में, जिसमें आप 2 पैरा, 4 पैरा, 5 पैरा, 10 पैरा लिखते हैं, वो जो एक लिखने की एक विधा या जो स्टाइल है, उस पर मैंने पिछले 1-2 साल काम किया है। तो आप किसी भी टॉपिक पे आप मुझे देंगे और बोलेंगे कि इसके लिए आप एक आर्टिकल बनाइए, तो मैं आपको आर्टिकल लिख के दे दूंगा। आप किसी समस्या को एनालाइज करिए और उस पर कोई सजेशन आप सरकार को दें, उसके लिए आप एक बनाइए, तो वो मैं आपको लिख के दे दूंगा। कोई ब्लॉग बनाइए, वो मैं आपको लिख के दे दूंगा। तो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, डिजिटल मीडिया से रिलेटेड, बीच बीच में जो मजदूरों का पलायन हुआ उससे रिलेटेड जो जो भी समस्याएं आपने को लगती है और अपन उससे कनेक्ट कर पाते हैं कहीं ना कहीं, राशन को लेके, किसान आंदोलन को लेके, तो उस पर एक पर्सपेक्टिव अगर आपका तैयार है तो उस पर्सपेक्टिव को कैसे आपको चैनलाइज करके प्रॉपरली लिखना है और एक समस्या को उठाना है, वो पिछले 1-2 सालों से मैं धीरे धीरे एक मेरा नया शौक है। जो खाली टाइम जब मिलता है तो मैं वो करता हूँ। बाकी सिंगल लाइनर तो आप अभी बोलेंगे, मैं आपको 2 मिनट में कोई भी आप सब्जेक्ट देंगे, मैं आपको अभी तैयार करके दे दूंगा। वो तो कोई बड़ा तो चैलेंज एक एग्जांपल बता सकते हैं इस चीज का? इसी सिंगल लाइनर का आप मुझसे पूछिए कोई भी, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मेरी चैनल के लिए भोपाली.in, जब आपका कंटेक्स्ट तो मालूम है, मैं ये चाह रहा हूँ कि भोपाल की इमेज बदले लोगों को, जैसे कि इसके बारे में आप अगर कुछ जो जॉब्स के पर्सपेक्टिव से यार एक्चुअली इसमें क्या है ना कि जब तक आप सब्जेक्ट को समझेंगे नहीं, आपका जो जब तक यूट्यूब चैनल में देखूंगा नहीं, जब तक उसकी सारी चीजें नहीं देखूंगा, आप उसके साथ कोई भी सिंगल लाइनर तो बड़ा आसान है, लेकिन सिंगल लाइनर के साथ आप न्याय तभी कर पाएंगे जब आप पूरा पर्सपेक्टिव आपका समझ जाएंगे। तो आप पर्सपेक्टिव अगर मेरे को जिस दिन भी क्लियर हो जाएगा तो आप मुझसे मतलब लाइन लिखवा सकते हैं। मतलब कोई भी आइडिया जो है, अगर आप मेरा कार्ड देखेंगे, आप कार्ड पीछे पलट के देखिए, आपको पता लगेगा आप एक लाइन में हम क्या करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। उस पूरे को हम एक लाइन में सबमिट करते हैं कि वी क्रिएट सिंपल, मेमोरेबल, इनवाइटिंग टू लुक एट एंड फन टू रीड आइडियाज। अब इसमें भी आप देखेंगे तो कुछ काले से कुछ सफेद से है, तो आप उस लाइन को और शॉर्ट कर सकते हैं। केवल हाईलाइटेड हिस्सा पढ़ेंगे तो लाइन बिल्कुल छोटी हो जाएगी। वी क्रिएट आइडियाज बिल्कुल छोटी हो जाएगी। तो ये भी एक अंदाज है लिखने का कि आप एक पूरा बड़ा पर्सपेक्टिव भी दे रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं उसको आपको अगर 3 शब्दों में करना है तो वी क्रिएट आइडियाज, और फिर उसको आप एलोबरेट कर रहे हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट का वो जो कॉम्बिनेशन है, वो एक कॉम्बिनेशन भी आप उसमें, तो अलग अलग तरीके से आपको किस चीज को कैसे प्रेजेंट करना है लाइन में, कम से कम शब्दों में, वो पैशन है। तो वो अपन मतलब नहीं भी कमर्शियल यूज हो तो भी हम करते रहते हैं कोई, और हमारे सारे दोस्त हैं वो भी इसी तरह का काम करते हैं और वो भी यही करते हैं, उन्हीं के साथ हम लोग उठते बैठते हैं, बात करते हैं। तो आपका जब YouTube चैनल में एक बार देखूंगा बिल्कुल तो मैं डेफिनेटली उसके बाद आपको एक सिंगल लाइनर सजेस्ट करूंगा जो आपके उस पूरे चैनल को रिप्रेजेंट करेगा एक लाइन में, डेफिनेटली। और आप अपने क्रिएटिव्स भी शेयर कर दीजिएगा, मैं अपनी ईमेल, हाँ, आप मुझे ईमेल आईडी मैं डाल सकता हूं। आप मेरे फेसबुक से उठा लीजिए, मेरे संजय दसमाना के नाम से आप फेसबुक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मेरे मैक्सिमम जितने क्रिएटिव्स हैं वो सब उस पे सोशल मीडिया पे जो मेरे अपने हैं, जो मैं बनाता हूँ आपके, मेरे, आप जितने चाहें जो चाहें उसमें से वो आप शेयर कर सकते हैं जो आपको अच्छा बिल्कुल आप बता सकते हैं उसमें कि ये क्रिएटिव ठीक। ओके सर, तो थैंक यू सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। हमें भी बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके काफी दिन बाद। थैंक यू वेरी मच। भोपाल के जो नई जनरेशन के लोग हैं जो एडवर्टाइजिंग में, मीडिया में या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आना चाहते हैं, उनको मैं एक ही बात बोलूँगा, मैंने इस सेशन में भी मनीष जी को बोली है, आप लाइफ में जो भी करें ऑब्जर्वेंट रहें, चीज़ों को बहुत बारीकी से देखें और उनमें से कम्युनिकेशन पकड़ने की कोशिश करें। ये बहुत कठिन काम नहीं है, आप इसको शुरू करेंगे, आपको थोड़े दिन में ये प्रोसेस समझ में आने लगेगी और आपको इस प्रोसेस में मज़ा आएगा। आप कम्युनिकेशन को पकड़ें, आप उसके बाद कोई भी क्रिएटिव जिंदगी में किसी भी मोड पे करेंगे वो आपके जहन में रहेगा, और जब आपको लगेगा कि इसका बेस्ट यूज़ हो सकता है क्रिएटिव में, आप उसको यूज़ करें, अच्छे क्रिएटिव तैयार करें और अच्छा मैसेज भोपाल के लोगों को दें। थैंक यू। थैंक यू सर। सो इट वॉज अ वेरी नॉलेजफुल सेशन। संजय दसमाना जी ने मेरे को बहुत कुछ बताया कि क्रिएटिव एजेंसीज कैसे काम करती हैं प्रिंट मीडिया में और वीडियो एजेंसीज के लिए और अलग अलग पर्सपेक्ट ऑफ लाइफ पे। तो
बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन था और बहुत सारा नॉलेज था एक बार में ऑब्जॉर्व करने के लिए। ये बेसिकली 2-3 बार वीडियो देखना पड़ेगा आपको तो समझ में आएगा कि एक्चुअली व्हाट इट टेक्स टू बी अ क्रिएटिव डिजाइनर एंड अ CEO ऑफ अ कंपनी।